Okay, so hello everyone. How's everything? हेलो, आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. ओके, तो हम लोगों ने कल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिस्कस करा था। तो एक और कल मैंने एक दो क्वेश्चन आपको दिखाए थे, एक क्वेश्चन दिखाए थे, एक और आज देखते हैं। एक और क्वेश्चन लीजिए कि क्वेश्चन ये है कि PCl5 is 40% dissociated at at 2.8 atmosphere at 2.8 atmosphere। तो आपको कह रहा है कि हाँ, PCl5 is 40% dissociated at 2.8 atmosphere. Find the pressure at which it is 60% dissociated at same temperature. And your reaction is this one, PCl5 is in equilibrium with PCl3 plus Cl2। अच्छा, ये कल के फॉर्मूला से नहीं होगा, है ना? वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मत लगाने बैठे ना, क्योंकि मैंने कहीं पर क्वेश्चन में मतलब ओके 40% डिसोसिएटेड गिवन है, लेकिन मैंने कहीं वेपर डेंसिटी की बात नहीं की है। ओके, तो कह रहा है कि PCl5 जो है वो 40% डिसोसिएटेड है। कहां पर? इतने प्रेशर पर। मतलब जब टोटल प्रेशर इतना था, कितना 2.8, तो उस वक्त आपका PCl5 जो है वो 40% डिसोसिएटेड था। तो कह रहा है कि कितना प्रेशर होगा अगर PCl5 60% डिसोसिएटेड होता। PCl5 is 60% dissociated at same temperature। अच्छा, मैं करूँ या आप करेंगे? अच्छा, क्या करना है कोई बता सकता है? देखो, यहाँ पर भी एक कंपैरेटिव टाइप क्वेश्चन है ना। कंपैरेटिव टाइप क्वेश्चन से मेरा मतलब ये है कि उसने जैसे कहा है कि जब 40% डिसोसिएटेड था तो 2.8 एटमॉस्फेयर था, तो जब 60% डिसोसिएटेड होगा तो कितना प्रेशर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो यूनिटरी मेथड मत लगा देना, है ना? उतना उतना सिंपल भी नहीं है, यूनिटरी मेथड लगा देंगे। बट कंपैरेटिव क्वेश्चन है कि 40% पर इतना है तो 60% पर कितना होगा, कंपैरेटिव क्वेश्चन। तो कंपैरेटिव क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरी बात है उसमें एक और चीज लिख रखा है यहाँ पर कि ये जो रिएक्शन है वो क्या हो रहा है, वो सेम टेम्परेचर पर हो रहा है। मतलब 40% भी जितने टेम्परेचर पर डिसोसिएट हुआ था, 60% भी उसी टेम्परेचर पर डिसोसिएट हो रहा है। तो इसका मतलब दोनों केसेस में क्या कांस्टेंट रहेगा, क्या सेम रहेगा दोनों केसेस में? जब 40% हो रहा था या जब 60% हो रहा था, तो क्या सेम होगा? Temperature. अरे वो क्वेश्चन में गिवन है, उसके लिए कोई ज्यादा आईक्यू की जरूरत नहीं। टेम्परेचर के वजह से क्या कांस्टेंट रहेगा?
टेम्परेचर के वजह से क्या कांस्टेंट रहेगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? दो तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? Kp विल बी कांस्टेंट। Kp और Kc दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। बिल्कुल पढ़ नहीं रहे। Kp एंड Kc आर टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो Kp कांस्टेंट होगा। तो पहले इसका 40% डिसोसिएशन पर Kp कितना होगा निकालिए। इस रिएक्शन के लिए 40% डिसोसिएशन पर Kp कितना होगा निकालिए। पहले निकाल पाएंगे या नहीं? अगर PCl5 40% डिसोसिएटेड होता है, टोटल प्रेशर गिवन है, तो इसका Kp निकाल पाएंगे या नहीं? शून्य बटे सन्नाटा। कल का कॉपी देखा होता तो आंसर दे पाते, कल देखा ही नहीं है। तो कह रहा है PCl5 इज 40% डिसोसिएटेड, तो यहाँ पर एक मोल लेकर शुरू करेंगे 0 0। कल का कॉपी देखा ही नहीं है, तो उसने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता दिया है 40%। तो 40% मतलब इसका 0.4 खत्म हो जाएगा, तो ये 0.4 और ये भी 0.4 बनेगा। तो इक्विलिब्रियम पर PCl5 बचेगा 0.6 मोल, और ये दोनों भी 0.4 एंड 0.4 ही रहेंगे। सो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना होगा? That will be 0.6 plus 0.4 plus 0.4, that is 1.4 moles। ये हो गया टोटल मोल्स, और मुझे इंडिविजुअल मोल्स भी पता है, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं इसका Kp। तो Kp क्या होगा? That will be partial pressure of PCl3 into chlorine upon PCl5। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 कितना होगा? That will be mole fraction of PCl3 into total pressure। Mole fraction of chlorine into total pressure upon mole fraction of PCl5 into total pressure। तो 1/4 2.8 एक कैंसिल हो जाता है, तो कोई भी कैंसिल हो जाएगा। तो 1.4 का डबल होता है 2.8, तो मेरा जो सोल्यूशन होगा वो होगा 0.4 इंटू 0.4 इंटू 2 अपॉन 0.6। तो 2 और 0.6 को कैंसिल कर 0.3 कर सकते हैं। एक डेसिमल अगर हटा दिया जाए तो 4 इंटू 0.4 अपॉन 3, तो 1.6 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 0.533, या 1.6 अपॉन 3 भी रख सकते हैं आंसर। कॉपी बुक बिल्कुल नहीं खोलते हैं ना? कल ही सिखाया Kp कैसे निकालते हैं अगर टोटल प्रेशर गिवन हो और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन। कॉपी बुक बिल्कुल नहीं खोलते हैं, टोटली। कभी कभी मुझे डाउट होता है कॉपी है भी या नहीं। इज देयर एनी कॉपी और नॉट? नोटबुक। तो ये हो जाएगा इसका Kp। तो एक बार अगर मुझे Kp पता चल गया, तो सेकंड वाले कंडीशन के लिए Kp जो है वो चेंज नहीं होगा। Kp इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर उसने कह दिया है कांस्टेंट है।
तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर मतलब अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। तो सेकेंड वाले केस में उसने कहा है कि PCl5 इज 60% डिसोसिएटेड। तो अगेन इसका इनिशियल 1 ले लेंगे, 60% खत्म होगा तो 0.6 खत्म होगा और इनका भी 0.6 बन जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पर अब ये बचेगा 0.4 और ये दोनों 0.6 मोल। टोटल होगा अब 1.6 मोल टोटल। 0.4 प्लस 0.6 प्लस 0.6 तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.6 1.6। तो मैं यहां पर भी वही सेम काम करूंगा, मैं फिर से इसका केपी निकालूंगा। क्यों इसका मैं केपी निकालूंगा? क्योंकि हमें फाइंड करने को क्या कहा था उसने कि फाइंड द प्रेशर एट विच इट इज 60% डिसोसिएटेड। मतलब पहले वाले क्वेश्चन में हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन था और प्रेशर गिवन था, वहां से हमने निकाल लिया केपी को। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए हमें केपी पता है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता है, प्रेशर निकालना। तो मैं एग्जैक्टली वही करूंगा जो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए किया है, बस जो अननोन है अब वो पलट चुका है, द अननोन इज डिफरेंट नाउ। तो क्या होगा, केपी का फॉर्मूला वही रहेगा। अच्छा फाइंड करके बताओ तो कोई। 1 मिनट टाइम दे रहा हूं, 1 या 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, कितना होगा देखते हैं, कॉपी खोलते हैं या नहीं, प्रूफ हो जाएगा। What will be the pressure? या इक्वेशन ही बता दो कोई मुझे, क्या इक्वेशन लिखेंगे? आप मतलब आप लिख लो, बोलते जाओ, मैं लिख रहा हूं। क्या इक्वेशन लिखेंगे? कोई बोलने वाला है? हेलो। नो। ओके। So 1.6 by 3 kp equals to partial pressure of PCl3 into total pressure। क्लोरीन का होगा 0.6 by 1.6 into total pressure। लिख लो, कौन बोलेगा, मैं भी क्यों अपना गला फाड़ूं। हाँ माना सर।
0.9695 एटमॉस्फेयर। लिखना कंप्लीट हो जाए तो बता। हो गया फिर। हाँ, तो मैं एक और क्वेश्चन जो मुझे करना है, अब देख लो, मैं क्वेश्चन बोल नहीं रहा हूँ, कॉपी कर लो बस। Okay. So this is the question. The partial pressure of ammonia at equilibrium is increased to total pressure. Find the ratio of new total pressure to the original total pressure. Okay. So our reaction is this. NH2COO NH4. And this is in equilibrium with ammonia and CO2. ये reaction है. This is my point. ओके, तो ये हमारा इक्वेशन था। तो अब क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज इंक्रीज टू टोटल प्रेशर। तो इसका क्या मतलब है? जैसे कि हम जानते हैं कि हमने पहले वाले क्वेश्चंस में किया है,
जब सॉलिड होता है तो उसका एक्टिव मास जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता, द एक्टिव मास इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। एमोनिया का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 2p, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, p। इसका 2p और इसका p। सो व्हाट इज द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम? द टोटल प्रेशर at equilibrium, शॉर्ट में EQM लिख रहा हूं, equilibrium will be 2p plus p, that is 3p। ये हो गया टोटल प्रेशर। लेकिन ऑल्दो ये टोटल प्रेशर है, तब भी बड़ी बात ये है कि जब तक हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होता तब तक हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो चेंज नहीं होगा। दिस इज द मेन आइडिया। तो अब इस रिएक्शन के लिए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp कितना होता, क्योंकि प्रेशर के टर्म्स में तो ऑफकोर्स Kp ही निकालेंगे। दैट वुड बी पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एमोनिया का पार्शियल प्रेशर कितना है, 2p, उसका स्क्वायर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, p। तो ये हो जाएगा 4p का क्यूब, 2p का स्क्वायर हो जाएगा 4p स्क्वायर, 4p स्क्वायर इंटू p इज 4p क्यूब। ये हो गया Kp। तो दो चीजें हमें यहां से पता चल गई, एक तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp जो है वो ये है, और दूसरा इसका जो टोटल प्रेशर है वो 3p है, 3p है। नाउ अब उसने क्या कहा, अब पहला लाइन अगर हम पढ़ें कि द टोटल increase to total pressure at equilibrium is increased to total pressure। ओके, तो एमोनिया का पार्शियल प्रेशर कितना था, 2p। तो 2p को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 2p को बढ़ाकर 3p कर दिया गया, क्योंकि 2p था एमोनिया का पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर कितना था, 3p था। तो 2p को बढ़ाकर 3p कर दिया गया, दैट इज द इंक्रीज इन प्रेशर। तो दैट मीन्स अगर मैं ऐसा लिखूं कि P डैश एमोनिया मतलब न्यू पार्शियल प्रेशर एमोनिया इज 3p, 3p। क्या इसका इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर पर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन फिर भी कांस्टेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट Kp रहेगा। Kp इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये तो चेंज नहीं होने वाला है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि अब जब ये नया कंडीशन सेट होगा तो इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होगा। तो हम वही इक्वेशन पुट करेंगे, Kp इक्वल्स टू, अब मैं इसको ऐसे P डैश एमोनिया लिख लेता हूं, का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या P डैश कार्बन डाइऑक्साइड। Kp का वैल्यू है 4p क्यूब और K डैश का वैल्यू कितना है, 3p का होल स्क्वायर। तो यहां से P डैश ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, वो कितना होगा, 4p क्यूब अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 9p स्क्वायर, मतलब 4/9p। ये निकल गया हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, न्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। This is the new partial pressure of carbon dioxide. So now what will be the total pressure? New total pressure कितना होगा, कितना होगा न्यू टोटल प्रेशर, न्यू टोटल प्रेशर कितना होगा,
3p plus 4/9p. 3p plus 4/9p, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 9, 9 इंटू 3 27 प्लस 4 31। तो ये हो गया हमारा न्यू टोटल प्रेशर। तो हमें क्वेश्चन में बेसिकली उसने वही पूछा था कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ न्यू टोटल प्रेशर टू द ओरिजिनल टोटल प्रेशर। तो बस अब मैं रेशियो निकाल सकता हूं यहां से आराम से। न्यू टोटल प्रेशर ये है और ओरिजिनल टोटल प्रेशर ये है, तो पी कट जाएगा। 31 9 इंटू 3 27, 31:27। This will be your final answer. ये क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कई सारे पार्ट्स हैं कि इस क्वेश्चन में कुछ भी डेटा नहीं गिवन है, लेकिन फिर भी हमने सब कुछ इसका निकाल लिया। पहले तो हमने इसका टोटल प्रेशर निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ पी, हमने उसका केपी भी निकाल लिया। क्योंकि केपी चेंज नहीं होगा तो उसी को हमने न्यू कंडीशन पर लगाया, क्योंकि उसने बता दिया था कि एमोनिया के पार्शियल प्रेशर को बढ़ाकर टोटल प्रेशर के बराबर कर देना है। मतलब एमोनिया का पार्शियल प्रेशर था 2p, तो उसको बढ़ा के 3p के बराबर कर देना था, तो वही हमने किया। तो वहां से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो निकल गया, न्यू पार्शियल प्रेशर। तो वहां से हमने टोटल प्रेशर निकाल लिया। पहले कार्बन डाइऑक्साइड का निकाला, फिर टोटल निकाला, और फिर दोनों का रेशियो लेने को कहा था, वो हमने निकाल लिया। ओके, हो गया या नहीं? तो अगर हो गया है तो you can do the exercise on page number 27। क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ, आपने पहला एक्सरसाइज कर लिया होगा, किसी ने डाउट नहीं पूछा है। तो अब आपको करना है पेज नंबर 27 पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 1। ओके, 1 से 9 करना है एक्सेप्ट 6। 1 से 9 करना है एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 6। इतना आपको करना है, ठीक है। तो 8-10 क्वेश्चन मैंने दिया है, अगर कर सके तो अच्छा होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 ली चैटले प्रिंसिपल के ऊपर है और उसके लिए थोड़ा सा हमें आगे जाना पड़ेगा।
तो जब वो होगा उस वक्त मैं डिस्कस करूंगा। ओके, चल, तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। So we'll go towards the last topic of this chemical equilibrium. This is called as Le-Chatelier's principle. Le-Chatelier's principle. तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आपका जो आगे चल के केमिकल इक्विलिब्रियम जो इसका सेकंड पार्ट है वो काफी हद तक इसी रूल के बेसिस पे ही चलता है। ये ली चैटलियर प्रिंसिपल ही आपके आयोनिक इक्विलिब्रियम को चलाता है, इतना इंपॉर्टेंट है ये प्रिंसिपल। केमिकल इक्विलिब्रियम में तो लगेगा ही लगेगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी लगेगा। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? ली चैटलियर प्रिंसिपल सेज दैट कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो एक सीसॉ के जैसा होता है। जैसे बच्चे जो सीसॉ के ऊपर खेलते हैं, है ना, ये स्टेटमेंट नहीं है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। जो इक्विलिब्रियम होता है वो एक सीसॉ के तरह होता है, और ये जो सीसॉ है वो हमेशा ऐसे पैरेलल रहना चाहता है, पैरेलल रहना चाहता है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ वो कहता है कि अगर कोई इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, कि लेट से मैंने यहाँ पर एक लोड रख दिया इस तरफ, तो ये सीसॉ जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, राइट साइड की तरफ झुक जाएगा। तो अगर आप इक्विलिब्रियम को इम्बैलेंस करने की कोशिश करते हो, उस पर कोई एक स्ट्रेस देते हो, है ना, बुक में अगर आप पढ़ोगे तो एक वर्ड लिखा होगा स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब है अगर आप इक्विलिब्रियम को चेंज करने की कोशिश करते हो, डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हो बेसिकली, तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि इक्विलिब्रियम खुद के डायरेक्शन को ऐसे चेंज करेगा कि आपने यहां पर लोड रखा हुआ था, रखो कोई बात नहीं, ऐसे चेंज करेगा कि वो उस इफेक्ट को अनडू कर देगा। मींस मतलब जैसे मैं यहां पर ऐसे दिखा रहा हूं कि जैसे ये फलक्रम जो था ये बीच में था एग्जैक्टली, मैंने क्या किया, इसी को शिफ्ट कर दिया सो दैट वो अब और इस तरफ झुकेगा नहीं, क्योंकि अब इस तरफ का लोड बढ़ गया होगा, लेफ्ट हैंड साइड का लोड बढ़ गया होगा। तो वो उसने बेसिकली क्या कर दिया, जो आपने चेंज किया, ये चेंज आपने किया, इस चेंज को उसने क्या कर दिया, नेगेट कर दिया, नेगेट कर दिया या फिर कैंसल आउट कर दिया। दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल, कि इफ ए रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, तो ये पहले इक्विलिब्रियम पर था, ये हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो अगर आप किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन पर, मतलब रिएक्शन विच इज एट इक्विलिब्रियम, अगर आप इसके ऊपर कोई स्ट्रेस डालते हो, कोई डिस्टरबेंस करते हो, वो डिस्टरबेंस कई तरीके से हो सकता है, उस पर मैं आता हूं, then the equilibrium will try to undo that effect. It will try to undo that effect so that this seesaw always remains parallel, always remains horizontal, up down नहीं होगा, वो हमेशा उसको horizontal ही रखेगा। तो इसी को कहते हैं ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल। अब ये जो मैंने वर्ड लिखा था स्ट्रेस, तो ये स्ट्रेस का मतलब क्या है? क्या उसके ऊपर लोड रखेंगे क्या रिएक्शन के ऊपर? नहीं, हम रिएक्शन के ऊपर कोई लोड नहीं रखने वाले, हम रिएक्शन के पैरामीटर्स को चेंज करेंगे। तो मैं एक रिएक्शन का क्या चेंज कर सकता हूँ? व्हाट आर द थिंग्स दैट आई कैन चेंज फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, कीपिंग इन माइंड हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। मैं रिएक्शन में रिएक्टेंट ऐड कर सकता हूँ, मतलब एक रिएक्शन चल रहा है, वो इक्विलिब्रियम में पहुंच गया, अब मैंने क्या किया, कुछ फ्रेश रिएक्टेंट उसके अंदर डाल दिया, तो मैं रिएक्टेंट ऐड कर सकता हूँ, मैं प्रोडक्ट भी ऐड कर सकता हूं, मैं कोई एक इनर्ट गैस ऐड कर सकता हूं, आई कैन चेंज द प्रेशर, प्रेशर या फिर वॉल्यूम दोनों एक ही साथ काम करते हैं, आई कैन चेंज द प्रेशर वॉल्यूम और आई कैन चेंज द टेम्परेचर।
टेम्परेचर का इफेक्ट हालांकि हम लास्ट में देखेंगे और एक्चुअली हम वो इफेक्ट देख चुके हैं, फिर भी यहाँ पर एक और बार भी बता दूंगा। तो ये सब चीजें मैं चेंज कर सकता हूँ। क्या क्या चेंज कर सकता हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेशन, बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन, वो रिएक्टेंट का भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट का भी हो सकता है। कॉन्सेंट्रेशन मैं चेंज कर सकता हूँ प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर कैन बी चेंज्ड, वॉल्यूम कैन ऑल्सो बी चेंज्ड। आई कैन क्या कहते हैं, ऐड एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मैं उसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, इनर्ट गैस का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि कोई नोबल गैस को ऐड करेंगे, दैट इज नॉट इनर्ट गैस हियर। यहाँ पर मतलब ली चैटलियर प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में इनर्ट गैस का मतलब होता है ऐसा कोई भी गैस जो आपके रिएक्शन के साथ पार्टिसिपेट ना करे। ए गैस विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन योर रिएक्शन। मान लो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बना रहे हैं, तो मैंने क्या किया, इस रिवर्सिबल रिएक्शन को, इस रिएक्शन को जो इक्विलिब्रियम पर है, मैंने उसके अंदर लेट्स से ऑक्सीजन गैस ऐड कर दी। तो ये ऑक्सीजन नहीं करते क्योंकि हाइड्रोजन है वहां पर, क्या है, लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड कर दी। कार्बन डाइऑक्साइड हमने ऐड कर दी, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, लेट्स से। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बन जाएगा इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस का मतलब कोई भी ऐसा गैस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। वो एक नोबल गैस भी हो सकता है, या फिर कोई अदर गैस भी हो सकता है। तो ये सब इफेक्ट है। तो लेट्स सी वन बाय वन कि ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है और कैसे हम इसके पैरामीटर्स को चेंज करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर इफेक्ट देख सकते हैं। ठीक, तो पहले तो इसका स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट इसका कहता है, इफ ए reversible reaction at equilibrium is subjected to stress। अब ये स्ट्रेस का मतलब क्या है, दैट इज, स्ट्रेस का मतलब लिखिए, दैट इज चेंज इन concentration और मोल्स और प्रेशर और वॉल्यूम और इनर्ट गैस। टेम्परेचर नहीं लिखेंगे, उसको अलग से ही करेंगे। मतलब इतने सारे चेंजेस मैं कर सकता हूं। मैं कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर सकता हूं, मैं मोल्स ऐड रिमूव कर सकता हूं, प्रेशर, वॉल्यूम, इनर्ट गैस भी मैं ऐड कर सकता हूं। तो सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस, देन द equilibrium shifts in such a direction so as to undo the effect of change, so as to undo the effect of change। तो सीधा सीधा इसका मतलब वही है कि जो भी आपने चेंज किया था उसको इक्विलिब्रियम रिवर्स कर देगा। जैसे कंप्यूटर में आपको पता होगा एक फंक्शन होता है अनडू, अनडू, रीडू। रीडू मतलब होता है उसको रिपीट करना, अनडू मतलब जो आपने किया है उसको पीछे ले जाओ, बैक कर दो। तो यहां पर भी रिएक्शन वही कर रहा है, वो आपके चेंज को अनडू कर दे रहा है। तो क्या
कैसे होता है उसको हम देखेंगे अभी। तो एक और बार मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखा है मैंने। बुक में डेफिनेशन थोड़ा सा अलग होगा, लैंग्वेज अलग होगा, लेकिन मीनिंग वही है। कह रहा है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम पर है। सो पहले एक चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, और थोड़ा पढ़िए डेली इसे, कि आपका रिएक्शन यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर है। अब तक जो हम पढ़ रहे थे उससे ये डिफरेंट कैसे है? अब तक जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो भी हमने किया है इससे पहले, जो भी मैंने आपको दिखाया है, वहां पर हम रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पर ले जा रहे थे। कुछ क्वेश्चन में रिएक्शन इक्विलिब्रियम में था, ऐसा नहीं है, लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं होता था। हम देखते थे कि इक्विलिब्रियम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, पार्शियल प्रेशर कितना होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, ऐसे हम देख रहे थे। लेकिन ली चार्टियर प्रिंसिपल कहता है कि रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है, उसको लेकर नहीं जाना है वहां पर। तो अब अगर मैं वहां पर कोई भी चेंज करता हूं, कोई भी स्ट्रेस डालता हूं रिएक्शन पर, तो रिएक्शन उस स्ट्रेस को अंडू कर देगा। ठीक है, तो ये तो बेसिकली ली चैटलियर प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है, लेकिन इसके अंदर एक हिडन टर्मिनोलॉजी है। हिडन टर्मिनोलॉजी, और क्यों कॉन्सेंट्रेशन से इसको शुरू किया जाता है उसका भी रीजन है। बेटा देखो, आप इक्विलिब्रियम को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब क्यों ना कर लें, आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करो, मोल, वॉल्यूम, प्रेशर, इनर्ट गैस, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, जो करना है करो। आप एक चीज हमेशा बस ध्यान में रखना है कि ये सारे जो चेंजेस है ना, ये जो सारे स्ट्रेस हैं, दे आर एक्चुअली ऑल रिलेटेड टू कॉन्सेंट्रेशन। वो जैसे जैसे मैं एक एक करता जाऊंगा मैं दिखाता जाऊंगा, ये जितने भी चेंजेस हैं दे आर अल्टीमेटली रिलेटेड टू कॉन्सेंट्रेशन। फिर हम उसको अलग तरीके से क्यों ना याद कर लें, लेकिन सबका जो चेंज होगा या इफेक्ट होगा वो कॉन्सेंट्रेशन पे ही होगा। कैसे? लेट्स सी। तो पहला लिखें, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, या इसको मैं मोल्स भी कह सकता हूं। मोल्स इसीलिए क्योंकि हमारा जो रिएक्शंस हैं वो जनरली गैसियस है, और गैसियस रिएक्शन मतलब एक क्लोज्ड वेसल के अंदर हो रहा होगा। गैसियस रिएक्शन है तो ऑफकोर्स क्लोज्ड वेसल के अंदर हो रहा होगा। तो जब आप मोल्स ऐड करते हो किसी भी चीज का, आप ऐड तो मोल करोगे ना, आप कह रहे हो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन चेंज कैसे होगा? कॉन्सेंट्रेशन चेंज तब होगा जब मैं किसी के मोल्स को ऐड या रिमूव करूं। only then the concentration can change because the volume is constant। ठीक, तो देखो वो क्या कहता है, और या इस चीज को हमने कैसे पढ़ना और ये समझना है या याद रखना है, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक वही है जो मैंने अभी अभी आपको सीसॉ वाले केस में बताया। ये मान लीजिए हमारे पास एक सीसॉ है, मैं इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ही बता रहा हूँ बस सीसॉ के मदद से। ये मेरा एक सीसॉ है जो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है, और मान लो यहाँ पर बीच में एक बॉल रखा हुआ है, एक बॉल रखा हुआ, ठीक है। अब देखिए सीधी सी बात है कि आपका बॉल जिस तरफ रोल करेगा, लुढ़क कर जाएगा, रोल करेगा, आपका इक्विलिब्रियम उसी तरफ मूव करेगा। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? व्हाट डू आई मीन बाय दैट? लेट मी टेल। देखिए किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में आप लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा रिएक्टेंट को लिखते हो, और राइट हैंड साइड में आप हमेशा प्रोडक्ट को लिखते हो। प्रोडक्ट को लिखते हो। तो अब मैंने जैसे कहा कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं रिएक्टेंट को बढ़ा सकता हूं, रिएक्टेंट को कम कर सकता हूं, मैं प्रोडक्ट को बढ़ा सकता हूं। बढ़ाना मतलब ऐड करना,
या प्रोडक्ट को रिमूव कर सकता हूं, कम कर सकता हूं। तो अब उसको मैं इस तरीके से समझाता हूं। देखो, रिएक्टेंट बढ़ाने का मतलब अप मतलब आप ऐड कर रहे हो, ऐसे समझना। और डाउन, डाउन मतलब आप रिमूव कर रहे हो। अप करना मतलब यू आर एडिंग द रिएक्टेंट, एंड डाउन मतलब यू आर रिमूविंग द रिएक्टेंट। सेम थिंग यहां पर भी। अप मतलब आप प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हो, और डाउन मतलब आप प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हो। तो बस अब जिस डायरेक्शन में आपका बॉल मूव करेगा, ये जो बीच में बॉल है, ये बॉल है, आपका इक्विलिब्रियम उसी तरफ जाएगा। आपका रिएक्शन, इक्विलिब्रियम तो नहीं, इक्विलिब्रियम तो फिक्स ही रहेगा। आपका रिएक्शन जो है वो उसी डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। कि जैसे मैं कहता हूं, अब आप बुक में भी देखना, जो मैंने ये कहा यही है, देखो कैसे। अब अगर मैं रिएक्टेंट को ऐड करता हूं, तो रिएक्टेंट को ऐड करना मतलब मैं इस तरफ वाले जो ये है, मतलब इस तरफ वाला जो प्लैंक है ना, प्लैंक कहते हैं इसको, इस तरफ वाला प्लैंक को मैं ऊपर ले रहा हूं, तो ये बॉल किस तरफ रोल करेगा? सामने की तरफ रोल कर जाएगा, क्योंकि ये वाला प्लैंक ऊपर जा रहा है ना। ये प्लैंक ऊपर जाएगा तो बॉल तो सामने की तरफ रोल कर जाएगा। मतलब मेरा रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड। और अगर बॉल इस तरफ गए तो ये है मेरा बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब बॉल के रोलिंग को मैं कह रहा हूं। अगर बॉल सामने की तरफ गया तो फॉरवर्ड रिएक्शन, बॉल पीछे की तरफ गया तो बैकवर्ड रिएक्शन। तो अब देखो, अगर मैं रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करता हूं, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा। अब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन क्यों जाता है, ये तो मैंने तरीका बता दिया, ऐसे होता है। बट ऐसा क्यों होता है? देखिए, अब अगर आप लॉजिकली उसका जो रीजन है उसे पढ़ेंगे, तो यहाँ वहां पर कुछ ये लिखा होता है। क्या लिखा होता है मैं आपको बता देता हूँ। वो कहता है कि आपने रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया। अच्छी बात है, बढ़ा। आपने रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, आपने बढ़ाया, इक्विलिब्रियम में नहीं। इक्विलिब्रियम पे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट जितना होना चाहिए था उतना है। यू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? इक्विलिब्रियम उसी इफेक्ट को अंडू करने की कोशिश करेगा। मतलब इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को क्या करने की कोशिश करेगा? क्या करने की कोशिश करेगा? अंडू का मतलब ऑपोजिट। तो अंडू करने की कोशिश करेगा मतलब क्या करने की कोशिश करेगा? कम कम करने की कोशिश करेगा। आपने इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया रिएक्टेंट का, बट इक्विलिब्रियम क्या करेगा? उसी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कब डिक्रीज हो सकता है, कब हमारा रिएक्टेंट कम हो सकता है? जब ज्यादा प्रोडक्ट बने, जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। भाई, इक्विलिब्रियम पर मेरे पास रिएक्टेंट 1 मोल था, मैंने 1 और मोल रिएक्टेंट ऐड कर दिया उसके अंदर, तो रिएक्टेंट 2 मोल हो गए। लेकिन इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया। तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? वो फिर से उसी 1 के तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो वो जो आपने 2 मोल बना दिया है उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो मोल्स रिएक्टेंट के कम होने का क्या मतलब है? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। सिमिलरली, अगर मैं प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दूं, या प्रोडक्ट के मोल्स को अगर मैं कम कर दूं मतलब रिमूव कर दूं, तो मैंने प्रोडक्ट के मोल्स कम कर दिए। तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? प्रोडक्ट के मोल्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा। और प्रोडक्ट बढ़ने का मतलब इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जा रहा है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जा रहा है। तो इसलिए देखिए, मैंने ये लिखा था कि रिमूव करने का मतलब नीचे, ऐड करना मतलब ऊपर, रिमूव करना मतलब नीचे। तो अगर आप प्रोडक्ट रिमूव कर रहे हो तो आप वो राइट वाले प्लैंक को नीचे की तरफ ले रहे हो, तो नीचे लोगे तो बॉल कहां जाएगा?
सामने के तरफ ही जाएगा। ये जो बॉल का मैं मूवमेंट कर रहा हूं कुछ समझ में आ रहा है? बॉल किस तरफ रोल करेगा जो मैं कह रहा हूं, Yes, sir. सीरियसली समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, 7 लोग तो ऐसे हैं जो क्लास शुरू होने के आधे घंटे के बाद आए हैं। वेलकम वेलकम। यहाँ पर पार्टी हो रही है हम लोग की, है ना? आप थोड़ा सा लेट आए पार्टी में, ठीक है, अच्छी बात। तो उसी चीज को पॉइंट वाइज मैं लिखा देता हूं कि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट increases, the reaction shifts in forward direction. Similarly, if concentration of reactant decreases, the reaction shifts in backward direction. तो वैसे ही प्रोडक्ट के लिए लिखिए। ठीक, लेकिन एक चीज और, कि ये तो चलो थियोरेटिकली हमने समझ ली, लेकिन ये ग्राफिकली कैसा दिखेगा? मतलब ये जो मैं चेंज कह रहा हूं, हाउ विल इट लुक ग्राफिकली? देखिए, आई होप उससे कुछ और समझ में आए। तो एक रिएक्शन लेते हैं कि ammonia is in equilibrium with N2 plus thrice H2. ठीक, ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है इस ग्राफ के लिए। तो अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि अमोनिया रिएक्टेंट है, और ये इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा। ज्यादा लंबा नहीं बनाना है, छोटा सा बनाना है, या थोड़ा नीचे बनाओ। अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा एंड इट विल अटेन इक्विलिब्रियम। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही प्रोडक्ट हैं, तो नाइट्रोजन का कर्व मैं ऐसे दिखाता हूं, इंक्रीज हुआ और इंक्रीज हुआ और यहाँ पर इक्विलिब्रियम बन गया, और हाइड्रोजन का भी लेट से ऐसे इंक्रीज हुआ और यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया। सो दिस वाज आवर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ओके। तो इधर है हमारा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। नाउ देखिए, अब मैं यहां पर लिखूंगा, अब अगर मैं इक्विलिब्रियम पर अगर मैं एमोनिया का इफ concentration of ammonia is increased, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और मैंने एमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया, तो अब देखिए ये ग्राफ होगा कैसे? थोड़ा लॉजिकली और थोड़ा ध्यान से सुनना है और समझना है
कि देखिए आपने एमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया, तो मुझे बताइए इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर मैं एमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता हूं तो ये इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, पहले बताओ, उसके बाद मैं बता रहा हूं कि क्या होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मींस मोर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड, मोर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड। बिल्कुल सही बात है। तो देखो, लेकिन जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा होगा, ऐसा तो ना हवा से प्रोड्यूस हो रहा होगा, वो तो एमोनिया से ही प्रोड्यूस हो रहा होगा, मतलब एमोनिया ही कन्वर्ट हो रहा होगा इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसलिए देखिए इसका ग्राफ कैसे होगा। तो पहले मैं रेड कलर से दिखा देता हूं। पहले आपने एमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया, तो देखो मैं एमोनिया का ही ग्राफ दिखा रहा हूं, एमोनिया को मैंने बढ़ाया, लेकिन फिर क्या होगा, एमोनिया घटेगा और घट के इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा। एक्चुअली सेम हाइट नहीं होगा, मैं थोड़ा और बड़ा बना देता हूं, ये है ऐसे होगा, मतलब दिख रहा है। पहले एमोनिया को आपने बढ़ा दिया तो उसका कॉन्सेंट्रेशन मैंने वर्टिकली ऊपर चढ़ा दिया, तो वहां पर तो रहेगा नहीं ना, एमोनिया तो कम होगा क्योंकि वही तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा, तो फिर से रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का क्या होगा, आपने कहा कि द रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, ऐसे दिखाएंगे देखो, लेकिन इसका तो एब्रप्टली नहीं होगा ना, इसका तो ग्रेजुअली होगा, तो ये ग्राफ ऐसे होगा, हाइड्रोजन का भी या नाइट्रोजन का जो भी वैसे। तो इसको हम एमोनिया का कह देते हैं, ये लेट से हाइड्रोजन का है, ये लेट से नाइट्रोजन। तो योर ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ये होता है ली चैटलेट प्रिंसिपल, कि आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम था और क्या फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, नहीं, योर री इक्विलिब्रियम इज री एस्टेब्लिश्ड। ये भी हमारा इक्विलिब्रियम है, मतलब यहां से भी पैरेलल हो गए। तो आप इक्विलिब्रियम को कुछ टाइम के लिए डिस्टर्ब जरूर कर सकते हो, जरूर कर सकते हो, बट वो इक्विलिब्रियम खुद को री एस्टेब्लिश कर लेगा, अपने डायरेक्शन को इधर उधर करके वो खुद को री एस्टेब्लिश कर लेगा। ठीक है। अच्छा, क्या इसी ग्राफ में आप देखो कैसे इंटरेस्टिंग ये बना जाता है, और यही रिप्रेजेंट समझाता है कि आपको जो ली चैटलेट प्रिंसिपल है वो समझ में आया है या नहीं। बुक में ये सब कुछ नहीं होगा, लेकिन ली चैटलेट प्रिंसिपल समझ में आया नहीं, वो आपको ग्राफ को देखने से ही पता चलेगा। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, लेट्स टेक द सेम रिएक्शन। तो ये आपके एमोनिया का कर्व, ये नाइट्रोजन का, ये हाइड्रोजन का। So these reactions are at equilibrium here. So this is the equilibrium. Ammonia, hydrogen, नाइट्रोजन। क्या कोई बता सकता है अगर मैं यही रिएक्शन रखूं और मैं कहूं कि इफ concentration of nitrogen is decreased, how will the graph look like? देखो पहला तो मैंने सेम ही बनाया, कोई अलग नहीं है। तो अगर नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इस स्टेज पर, अगर मैं नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर दूं, तो
इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब हाउ विल द ग्राफ लुक लाइक। ये क्रिएटिव थिंकिंग है और कुछ नहीं है। ऐसा मत सोचिए मैं आपको परेशान कर रहा हूं। मैं आपको परेशान करके क्या करूंगा, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन मैं कम कर देता हूं तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, किस तरफ जाएगा, रिएक्शन किस तरफ, द रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाउ विल द कर्व्स लुक लाइक, मतलब इसके बाद जो ये इक्विलिब्रियम को रीएस्टैब्लिश करेंगे, आपने चेंज किया तो चेंज होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश होगा जैसे मैंने ऊपर वाले में दिखाया है। बट वो कर्व कैसा होगा, इसका कर्व कैसा दिखेगा। तो देखो नाइट्रोजन आपने डिक्रीज कर दिया, ये आपने एब्रप्टली डिक्रीज किया, तो इसका मतलब नाइट्रोजन एक बार नीचे उतरेगा। ऐसे देखो जो रेड लाइन से दिखा रहा हूं, अपने नाइट्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दिया, लेकिन फिर आप कह रहे हो कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या है, फिर से नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, और कम हो जाएगा या बढ़ना चालू होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। इसका मतलब देखो ये कर्व ऐसे जाएगा, दिख रहा है, बहुत छोटा सा चीज है लेकिन यही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने नाइट्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन को एब्रप्टली डिक्रीज कर दिया, इसलिए वर्टिकल लाइन जो रेड वाला लाइन है नीचे कम हो गया, लेकिन फिर रिएक्शन तो फॉरवर्ड जाएगा ना, और फॉरवर्ड जाने का मतलब क्या है, मोर ऑफ नाइट्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड, तो नाइट्रोजन फिर से बढ़ेगा बढ़ेगा और फिर इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा। नाइट्रोजन का सिर्फ कह रहा हूं। हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन का देखिए, तो हाइड्रोजन तो आपने कम नहीं किया था, हाइड्रोजन जितना था इक्विलिब्रियम में उतना था, लेकिन अब अगर रिएक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, अगर इक्विलिब्रियम और भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो क्या अब हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, बोलो। यस सर। And then it will attain the equilibrium. हाइड्रोजन विल इंक्रीज, फॉरवर्ड जा रहा है, और फिर इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा। और एमोनिया का क्या होगा, एमोनिया के लिए कैसे होगा ग्राफ, एमोनिया के लिए कैसे बनाऊं, सर कम होगा पहले। मतलब एब्रप्टली ऐसे वर्टिकली नीचे होगा या मतलब जेंटली नीचे आएगा, ऐसा बताओ, एब्रप्टली नीचे आएगा या जेंटली नीचे आएगा। एब्रप्टली मतलब ऐसे, जेंटली मतलब ऐसे, जेंटली, जेंटली आएगा, और फिर इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा। फिर से इक्विलिब्रियम, थोड़ा ज्यादा मैंने क्लोज बना दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपका न्यू इक्विलिब्रियम आ गया, ये है आपका न्यू इक्विलिब्रियम, ये तो इसलिए देखो इसको आप याद नहीं रख सकते हो कि कौन सा ग्राफ कैसा था, ये जब समझ में आएगा तभी होगा कि किसका एब्रप्टली कम करना है या एब्रप्टली बढ़ाना है, किसको जेंटली बढ़ाना है या कम करना है, ये सब ऐसे होता है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी होते हैं, न्यूमेरिकल भी हैं इसके ऊपर। तो मेन चीज फिर से मैं वही यही लिखकर एंड कर देता हूँ नोट में, हो गया टाइम, बस ये लिखकर एंड कर देंगे कि क्या नोट में लिखेंगे कि हर किसी के लिए मैं लिखूंगा। देखो बेटा वैसे तो हमने पहले भी लिखा है कि आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर सकते हो, आप किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन मोल्स चेंज कर सकते हो,
but the equilibrium constant आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हो, यस, बट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो जब आगे चल के इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके ऊपर, तो वहां पर यही कॉन्सेप्ट हमें लगाना होगा कि आप चेंज कुछ भी कर लो, लेकिन उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो चेंज नहीं होगा। तो यहीं पर हम लोग रखेंगे, और जो बाकी इफेक्ट्स हैं वो मैं कल कंप्लीट कर दूंगा। कल सैटरडे भी है, तो कल आपका केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। कुछ शायद फिजिकल इक्विलिब्रियम रह जाए, मैं वो क्या है वो मैं बता दूंगा आपको। ऑलमोस्ट नेक्स्ट क्लास इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और जो क्वेश्चन मैंने करने को दिया है उसको करिए, और यहाँ तक पढ़ कर आइए, यहाँ तक पढ़ कर आइए।